जी हां, बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी तब जबकि सेना ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि सारी जिम्मेदारियां हम अपने हाथों में ले रहे हैं। पुलिस सड़कों पर से नदारद है, सेना उतरी नहीं है, दंगाइयों के मन में जो आ रहा है वो करते नजर आ रहे हैं। अराजकता की आग सीधे तौर पर बांग्लादेश में नजर आ रही है और एक बड़ी बात यह कि हिंदुओं को भी बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। बंग हिंदू कॉन्क्लेव TV9 भारतवर्ष पर लगातार जारी है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना करीब 42 घंटों से भारत में है। 5 अगस्त को भारत आने के बाद से वो अब तक यही हैं और अगले 48 घंटे में ये फैसला करेंगी कि उन्हें जाना कहां है। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या एक मुस्लिम देश की पूर्व प्रधानमंत्री से इस्लामिक देशों ने किनारा कर लिया है? क्या 57 देशों ने हसीना को अकेला छोड़ दिया है? सवाल इतना ही नहीं है, सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तो साफ साफ कह दिया है कि भले ही चीजें शांत दिख रही हैं, लेकिन भारत में भी ऐसा हो सकता है, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। वही कंगना रनौत और शुभेंदु अधिकारी ने क्या शंका जताई है, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद रहे। जी और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं शेख हसीना, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं पूर्व PM शेख हसीना। फिनलैंड या रूस भी जा सकती हैं शेख हसीना। देखिए, रूस का जो नाम आया है ये अपने आप में नया है, क्योंकि इससे पहले ये बात हो रही थी कि UK या फिर फिनलैंड का रुख वो कर सकती हैं असाइलम मिलने के बाद। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि फिनलैंड या रूस जा सकती हैं शेख हसीना भारत से। तो शेख हसीना को भारत में सहारा मिला है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड ने किनारा कर लिया है। 42 घंटों से भारत में ही शेख हसीना मौजूद है। 57 इस्लामिक देशों में अब तक कोई मदद नहीं दी है और अब यूरोपीय देश जाने की खबर भी इस बीच सामने आ रही है। जी हाँ, और इसी से जुड़ी जो अहम अपडेट्स हैं वो आपको दे दें। सोशल मीडिया पर कैसे हसीना के शरण को लेकर इस्लामिक देशों पर सवाल उठ रहे हैं, ये भी अब आपको बता देते हैं। अलग अलग एक्स हैंडल से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों 57 इस्लामिक देशों ने आज की तारीख में शेख हसीना से कर लिया है किनारा। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अपने आप में ये सवाल अहम है कि आखिर 57 मुस्लिम देशों का बांग्लादेश की पूर्व PM को लेकर क्या रुख है। एक एक्स हैंडल से ये ट्वीट किए गए हैं, दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक इस्लामिक देश की मुस्लिम PM को हिंदू देश भारत में शरण लेनी पड़ रही है। हालांकि यहां पर हिंदू देश लिखा गया है भारत, ये उनके विचार हैं। उनके लिए भारत सुरक्षित जगह है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई तो आप कहां जाओगे? कहीं नहीं, याद रखिए। ये कहा गया है इस एक्स पोस्ट में। और ये एक ऐसा ही पोस्ट नहीं, ऐसे कई और पोस्ट भी सामने आ रहे हैं। एक और हैंडल से जो बात कही गई है उसे समझिए। दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, इसका जिक्र एक बार फिर किया गया, लेकिन एक इस्लामिक देश की मुस्लिम PM को हिंदू देश भारत में शरण लेनी पड़ी। यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि हिंदू देश भारत में ही शरण मिली है। जी हाँ, एक और हैंडल से देखिए क्या लिखा गया है। बांग्लादेश में भारतीय सेना की तैनाती हो। दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन एक इस्लामिक देश की मुस्लिम PM को हिंदू नेता की मदद और हिंदू भारत में शरण लेनी पड़ी। मुस्लिमों ने हसीना के परिवार की बेरहमी से हत्या की और फिर वो हसीना की जान के पीछे पड़े हुए हैं। इस तरह की बातें लगातार अलग अलग एक्स हैंडल से की जा रही। और बता दें, एक और हैंडल से लिखा गया है 57 मुस्लिम देश है और दुनिया में उनकी 24.1% से ज्यादा जनसंख्या है। उनके पास सेना है, कई तो अधिकतर यूरोपीय देशों से ज्यादा अमीर है। फिर भी मुस्लिम शेख हसीना सिर्फ हिंदू बहुल भारत में शरण ले सकी। कुछ इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही। जी हाँ, शेख हसीना ने एक बार कहा था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। उन्होंने CAA की जरूरत पर सवाल खड़े किए थे। आज 57 मुस्लिम देशों ने उन्हें शरण नहीं दी, उन्हें असुरक्षित और इंटॉलरेंट हिंदू भारत में सुरक्षा मिली। इस तरह के एक्स पोस्ट इन दिनों लगातार वायरल हो रहे हैं। एक और पोस्ट आपको बता दें, दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, लेकिन एक इस्लामिक देश की मुस्लिम PM को हिंदू
बहुसंख्यक देश भारत में शरण लेनी पड़ रही है, उनके लिए भारत सुरक्षित जगह है। लेकिन आप कहां जाओगे जब ऐसी स्थिति आएगी? कहीं नहीं। याद रखिए, इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है सभी। जी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना भारत जैसे अजीमोशान मुल्क से की जा सकती है क्या? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जो हमने आपको एक्सपोज दिखाई उसमें यह बात कॉमन नजर आ रही है। लोग बांग्लादेश के हालात का जिक्र कर रहे हैं, तुलना भारत से भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यह कितना ठीक है? आज इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर इन सारी बातों को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर वीना सीकरी हैं, बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त। जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। इसके अलावा एम्बेसडर महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहरुल इस्लाम खालिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बांग्लादेश से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कामरान साकी मुझे नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस्लामाबाद से, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और मनीष झा और सुमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये जो कमेंट्स आ रहे हैं कुछ बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंतित भी नजर आ रहे हैं, एक तरह की चिंता इन पोस्ट में नजर आती है। दूसरी बात जो कॉमन नजर आ रही है वो ये कि बांग्लादेश में आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है वैसा ही कुछ भारत में तो नहीं हो जाएगा। ये आशंका अपने आप में कितनी वाजिब नजर आती है? क्या कहीं से कोई तुलना बांग्लादेश से हमारे मुल्क की जा सकती है? क्या ये वाजिब है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले तो जो कमेंट है उस पर आपने भी कहा, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसलिए इस कमेंट को जिस तरीके से प्रायोजित किया जा रहा है उससे कम से कम TV9 सहमत नहीं है। दूसरी बात यह है कि शेख हसीना ने भारत की शरण इसलिए ली क्योंकि भारत के साथ उनका एक ऐतिहासिक रिश्ता है। जिस समय वो शेख हसीना प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, जिस वक्त उनके परिवार को सबसे बड़ा खतरा था, तब भी उन्होंने भारत में ही शरण ली थी। इसलिए वो भारत आई थी, ना कि वो ये सोच कर आई थी कि चलो मैं एक हिंदू मुल्क चलता हूँ। दूसरी बात यह है, भारत पर खतरा है। देखिए, भारत उन देशों में से शुमार है जो आज वैश्विक पटल पर अपनी एक प्रभावी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में हमारे बहुत सारे दुश्मन राष्ट्र हैं, कुछ तो पड़ोस में ही है, कुछ दुनिया भर में दूसरे भी देश हैं। बांग्लादेश में आज जो कुछ हुआ है, राजनीति से अलग अगर आप देखें तो उसमें एक डीप स्टेट की बड़ी भूमिका है, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे ISI है, उसके पीछे कुछ और विदेशी एजेंसियां शामिल है। ऐसी स्थिति भारत में ना आए उसके लिए भारत की सरकार, भारत की एजेंसियां के साथ साथ भारत के राजनीतिक दलों को भी सतर्क रहना होगा। अगर राजनीतिक दल इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो फिर भारत में भी कुछ हो सकता है और इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है उससे सतर्कता रहे ताकि डीप स्टेट के लोगों को यह मौका ना मिल सके कि वो भारत में किसी भी तरह की ऐसी कोई कार्रवाई कर सके। बिल्कुल, राजनीतिक दलों को इस वक्त सोच समझकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके के बयान बांग्लादेश की हिंसा के बाद से सामने आ रहे हैं वो अपने आप में चिंता पैदा करते हैं। लेकिन सवाल हसीना के फ्यूचर प्लान को लेकर भी उठ रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात है उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि उनका फ्यूचर प्लान आखिरकार क्या है। 5 अगस्त को दरअसल वो ढाका से रवाना हुई आनन फानन में, शाम 5 बजे के बाद वो भारत पहुंची। 42 घंटे से भारत में ही मौजूद है शेख हसीना। अब किस देश में जाएंगी अभी तक ये तय नहीं हो सका है, लेकिन कई तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ब्रिटेन जाने की खबर थी लेकिन वो अब तक फाइनल नहीं हो सकी है। इस्लामिक देशों से कोई भी ऑफर उन्हें नहीं मिला है और अमेरिका ने तो वीजा रद्द कर दिया। जी, और यहां पर हमारे मुल्क में भारत में किस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, एक झलक उसकी भी आपको दिखा दें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है, भारत में सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन सच ये है कि नीचे नीचे कुछ पक रहा है। ये कौन कह रहा है? सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री रह चुके हैं यूपीए के वक्त, और उनकी तरफ से यह बयान सामने आया है बांग्लादेश जैसे हालात की तुलना वो भारत से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है आपको बता दें। वो कहते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, यानी भारत में भी हो सकता है। हमारे देश में चीजों को उस तरीके से फैलने से रोका जा सकता है जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ। यहां कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, यहां सब कुछ सामान्य लग सकता है। हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। कुछ लोग मानते हैं कि 2024 की सफलता मामूली थी, लेकिन शायद बहुत कुछ करने की जरूरत है। सच तो यह है कि नीचे नीचे कुछ पक रहा है।
आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं सलमान खुर्शीद अपने इस बयान के जरिए? सलमान खुर्शीद ने अपने बयान पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो भी उन्हें कहना था उन्होंने कह दिया है। I'll go back. Your own party has distanced itself. No. Your own party has distanced itself from your comment. What do you have to say? Please ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you are undermining is my freedom not to say something. You have to say that you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, Republic. You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. Please. तो सलमान खुर्शीद ने पहले वो बात कही जिस पर एतराज हुआ, लेकिन उस पर जवाब जब उनसे मांगा गया तो वो बचते हुए नजर आए। सलमान खुर्शीद के बाद सज्जन वर्मा का भी इस बीच विवादित बयान सामने आया है। एमपी कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा का जो बयान है वो ये कि पीएम निवास पर कब्जा कर लेगी जनता, जो जनता सड़क पर है वो करेगी कब्जा। इस तरीके की बात एमपी कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा की ओर से कही गई। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है। तो देखिए, हमारे देश में भी राजनीतिक बयानों की बाढ़ सी आ गई है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए ये बयान दिए जा रहे हैं और सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। कहा है कि क्या भारत में भी हिंदुओं पर हमले चाहते हैं सलमान खुर्शीद। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह बयान दिया है। देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाने वाला बयान बताया है सलमान खुर्शीद का। खुर्शीद के परिवार ने पहले वोट जिहाद की बात कही थी, यह भी उनकी तरफ से याद दिलाया गया। तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बन रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वो खड़ी है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ वो खड़ी है। परंतु दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? तो किस तरीके से इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है, हमने आपको नेताओं के अलग अलग वक्तव्य सुनाए। जेके त्रिपाठी सर, कुल मिलाकर आपने ये तमाम बातें सुनी, लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो चिंता पैदा करने वाली है। ऐसे में जरूरत हो जाती है कि इस मुद्दे पर संवेदनशील रहा जाए और अपनी बात भी उसी तरीके से रखी जाए। सरकार ने इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, तमाम दलों को वहां पर बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया, जो मन में सवाल है, जो संशय है, उन्हें दूर करने की कोशिश की। फिर इस तरीके के बयानों का क्या औचित्य नजर आता? त्रिपाठी सर। हाँ, देखिए, ये बिल्कुल ही भद्दे बयान है। एक तो जब एक बार बहुदलीय बैठक में एक बात तय हो गई कि भारत सरकार के साथ हैं सब दल, उसके बाद किसी भी दल के किसी भी नेता को इस विषय पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक रही सलमान खुर्शीद की बात, तो मैं स्तब्ध हूँ कि ऐसा नेता जो विदेश मंत्री रह चुका हो और विदेश मंत्री के तौर पे आपको बहुत चुन चुन के शब्द बोलने होते हैं, इस तरह के बेहुदा बयान देगा। और अब शायद सलमान खुर्शीद को भी ये पता लग चुका है, इसीलिए उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी बात जो सज्जन वर्मा की है, तो मैं बेहुदा नहीं, मैं उनको निहायत बेवकूफ़ाना बयान कहता हूँ, जिनको कुछ समझ नहीं है कि भारत एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल देश है
और बांग्लादेश की तरह या पाकिस्तान की तरह जहाँ पर एक भाषा और एक वो है, यहाँ ऐसे बगावत नहीं हो सकती, ना अभी तक कभी हुई है। सिर्फ एक बार जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी इन्हीं लोगों की पार्टी के द्वारा, तब जनता सड़कों पे उतरी थी। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ये लोग बिना बात के, बिना सर पूछ के बयान देते चले जा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे इनकी पार्टी के स्टैंड पर ही सवालिया निशान लगेंगे कि एक बार जब आपकी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में बता दिया है कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार ने बता दिया कि क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन है, उसके बाद इस मुद्दे पे कांग्रेस के छुटभइये नेताओं को कुछ कहने की जरूरत नहीं रह पाती। बिल्कुल महेश सचदेवा साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? त्रिपाठी साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह के बयानात, जिस तरह की राजनीति सियासत इस वक्त सामने आ रही है, क्या उससे बचने की जरूरत है? क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में सबको एक राय, एक मत करने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की गई और ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी सवाल पूछे, उनके जवाब दिए गए और उसके बाद एक मैसेज गया कि पक्ष और विपक्ष बांग्लादेश के मुद्दे पर, हमारी फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर एकजुट है। भारत में ऐसी परंपरा रही है कि विदेश नीति पर सारे राजनीतिक समीकरण एक साथ जुट जाते हैं और ये विवादित नहीं होता है। अब इस नाजुक परिस्थिति में, जबकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हम सीधे से प्रभावित हैं, ऐसे बयान देना अप्रासंगिक है और उनसे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। दोनों देशों के बीच में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन काफ़ी उनकी राजनीतिक परिस्थितियों में काफ़ी अंतर भी है। भारत में एक फेडरलिज्म है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, उनमें एक दल का बहुअधिकार नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ों का राजनीतिकरण नहीं होता है, न सेना का न ब्यूरोक्रेसी का। तो इस तरह की बातें करना, और जबकि वहाँ पर 15 साल से एक ही पार्टी का शासन रहा है और आरोप लगते रहे हैं कि वोट को रिग किया जाता है, यहाँ पर ऐसे आरोप नहीं हैं और स्पष्टीकरण स्पष्ट तरह से, ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव होते हैं और सरकारें बदलती हैं जी। तो इन हालतों में, जबकि समाचार पत्र स्वाधीन हैं बात कहने सुनने के लिए, नेता जैसा कि ये खुद कह रहे हैं, उनको आज़ादी है, किसी को कोई सज़ा नहीं या जेल नहीं हुई ऐसी बातें करने की, तो ये खुद ही सिद्ध करता है कि उनकी जो बातें हैं वो अप्रासंगिक हैं और उनसे फ़ायदे की बजाय नुकसान होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान से कामरान साकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ के सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुस्कुरा रहे थे आपकी बातों पर, वजह मैं जानना चाहूँगा उनसे, लेकिन उससे पहले एक अहम बयान बीजेपी सांसद कंगना रनौत का भी एक बयान इस पर आया है। उन्होंने कहा है कि हम भाग्यशाली हैं कि हम रामराज में, बांग्लादेश में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहा है कंगना रनौत। एक सीएए कानून बना है किसने? आज बांग्लादेश का जो हालत हुआ है, सीएए कानून का जो जरूरत सबको स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए सीएए कानून बना था। और दूसरा क्या हुआ है 1947 में, 1971 में पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए। हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे, अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। हमारे लिए देखिए, जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा, तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय, और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। कामरान साकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, लगातार जो कुछ बांग्लादेश में घट रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आ रही है। आईएसआई की जो साजिशें 6 साल से अमल में लाने की कोशिश थी
वो कामयाब हुई है। क्या आप भी ऐसा मान रहे हैं? आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो कुछ और ही बयां कर रही है। आज बांग्लादेश के हालात इतने बिगड़े हुए हैं और देखिए, दो चीजें डिप्लोमेट्स जो हैं, आपके डिप्लोमेट्स जो हैं वो एक तरह का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जिसमें आपने मुझसे पूछा कि मैं हंस क्यों रहा हूं, तो मैं शायद इसलिए मुस्कुराया कि वो शायद आपके पैनलिस्ट झूठ बोल रहे थे मेरे नज़दीक। जब आप बांग्लादेश जैसी गलतियां करेंगे, जैसे वहाँ पे जमात इस्लामी और दीगर मुखालफिन को उन्होंने कैदोबंद के अंदर कई सालों से रखा हुआ था, तो आपने भी कश्मीरियों के साथ वही सलूक किया है और आपको यकीनन बांग्लादेश से कुछ सीखने की ज़रूरत है। और खुर्शीद साहब ने सही इशारा किया। तो आपके सवाल की तरफ आता हूँ। या तो फिर मान लीजिए कि ISI इतनी मजबूत है कि किसी मुल्क के अंदर जो है, दूसरे मुल्क के अंदर या दुश्मन मुल्क के अंदर या पड़ोसी मुल्क के अंदर जो है वो इक़्तिदार तब्दील कर लेती है, या तो आप इसे मान लीजिए। या फिर ये इल्ज़ाम ना लगाइए कि ISI को इतनी छोटी हरकत करने की ज़रूरत है वो किसी और मुल्क को डिस्प्लाइज देख सके, वहाँ पे लोगों को सड़कों पे ले आए, वहाँ पे हुकूमत को जो है वो ख़त्म कर दे, वहाँ पे किसी का तख्ता उल्ट दे। वहाँ पे बहरहाल वो एक जमहूरी हुकूमत नहीं थी, जैसे आपके पैनलिस्ट भी जिक्र कर चुके हैं। कई सालों से वो इक़्तिदार पे उन्हीं की पार्टी काबिज थी और लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने सलूक किया वो यकीनन इसी सलूक की मुस्तहिक थी। गो के ये रवैये और ये जो हालात हैं ये मुनासिब नहीं है, वहाँ पे तोड़-फोड़ मुनासिब नहीं है, वहाँ पे मजहबी मुकामात के जो आपका दर्द छलका, यानी जो हालात बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और तमाम छात्र संगठनों ने पैदा किए हैं, आपको वो ठीक लग रहे हैं इस वक्त? क्योंकि उनके लिए आपका दर्द साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। देखिए, हसीना ने जो किया उसे उसका भुगतना पड़ा। वहाँ पे अगर कहीं मजहबी मुकामात पे या कहीं समीर एक बार इनसे ये भी पूछिए कि कामरान साहब से उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जी, आप सवाल करें। कामरान सर एक बात बताइए, चलिए आपने बांग्लादेश का एग्जांपल दे दिया, अफगानिस्तान में आपने क्या किया? तालिबान के साथ मिलकर सबको पता है कि ISI ने क्या किया वहां पर, और उसके बाद आप सबसे बड़ा सरदर्द पाकिस्तान के लिए बन गया। आप ISI को लेकर इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि दुनिया भर के अंदर सबको पता है कि जहां पे अनस्टेबिलिटी हुई है वहां पे ISI का इन्वॉल्व है। हमारे बाएं हाथ की मार है, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उस वहां पे भी चीजों को ठीक कर लेंगे। हम तो वहाँ पे कदुका जो वहाँ से बड़ी दिक्कत आपके लिए बनी हुई है, ठीक क्या कर लेंगे आप? उसके लिए आपके पूरे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रखा है, आपकी आर्मी के लोग मारे जाते हैं वहाँ पर। कामरान साहब, मसला नहीं है, और ये माजी की हमारी अपनी गलतियां जो अमेरिका की वजह से हमें करनी पड़ी, वो उसका हम खमियाजा भुगतते हैं। बांग्लादेश से हमारी कोई उस तरह से लड़ाई नहीं है और ना ही वहाँ पे आपकी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लगातार ISI का इन्वॉल्वमेंट क्यों आता है जहाँ पर भी अनस्टेबिलिटी होती है, जहाँ पर भी तख्ता पलट होता है? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के रोल मॉडल बनकर बांग्लादेश में भी, अफगानिस्तान में ही सरकार बने? बांग्लादेश बेचारे से हमें क्या खतरा हो सकता है, या वहाँ पे हमारे क्या स्टेक्स हो सकते हैं, या वहाँ से कौन सा तेल और पानी निकला है कि हमें जरूरत है वहाँ पे? आपको तेल और पानी की बात तो हो ही नहीं रही, बात तो तख्ता पलट की हो रही है। आपके खुद के देश में तेल और पानी नहीं है, आप खुद दुनिया भर के सामने मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ISI को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों है? आपको बांग्लादेश से परेशानी क्यों हो रही है? बांग्लादेश अगर वहाँ पे परेशानी तो आपको थी, तभी तो 1971 के अंदर हमने बांग्लादेश अलग कर दिया पाकिस्तान से। झंडा फिर लहरा दिया गया है, तो आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? परेशानी तो किस दुनिया में जी रहे हैं आप? कामरान साहब किस दुनिया में जी रहे हैं? अरे भाई, बांग्लादेश से सबसे बड़ी परेशानी तो आपको थी, वो उन्हें मिल गया है। सुनिए कामरान साहब, सुनिए आपको तो खुश होना हो गया। अरे भाई, भाषण मत दीजिए, एक मिनट। आपके पड़ोस में जो यकीनन आपके लिए खतरा नहीं होगी। ठीक है कामरान साहब, सबसे बड़ी परेशानी क्या पाकिस्तान को ये नहीं थी कि शेख हसीना की सरकार के दौरान पिछले 15 सालों में खास तौर पर बांग्लादेश की GDP बढ़ रही थी, बांग्लादेश एक देश के तौर पर प्रोग्रेस कर रहा था, कट्टरपंथी जो है उसके प्रोग्रेस नहीं हो पा रहे थे, ये सारी दिक्कतें तो आपको थी बांग्लादेश से। हमारा तो मित्र देश है ही बांग्लादेश। हम तो जलने वाले नहीं है लोगों की तरक्की से, मुमालिक की तरक्की से हम जलने वाले नहीं है। आपकी अगर GDP में इजाफा होता है तो हम क्या आपके ऊपर हमला करते हैं कि आपकी GDP क्यों ऊपर जा रही है? हम तो अपने मुद्दों और चीजों को लेकर जो है उसके लिए लड़ रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देशों के अंदर प्रोवाइड कराना चाहते हैं जो पाकिस्तान में, यानी मिनॉरिटीज के ऊपर लगातार अटैक करना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करना, ISI को शक्तिशाली बना देना, और आपने अपने ही हाथ जलाए इसमें। जरूर इस्तेमाल करते, और अल्हम्दुलिल्लाह ISI इतनी कैपेबल है कि तो ISI इतनी कैपेबल है तो अपना देश तो चला लीजिए आप बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ है, लगातार वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यार मैंने तो कब कहा कि ISI ने किया है? आपने खुद तस्लीम किया और इल्जाम लगाया कि ISI ने किया। इसका मतलब है कि आप ISI ने किया या हमारे इदारों को उस काबिल समझते हैं तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब गलत कामों में काबिल तो हम समझते हैं आपको, आप सारी गलत काम कहते हैं, आपके खुद के हाथ जल रहे हैं। आप इसे गलत काम कहते हैं तो मान लीजिए फिर ताकतवर तो है ना, पावर तो है।
फिर छुरी जो है वो ताकतवर तो होती है। ऐसा लग रहा है 1971 का दर्द आपको अब रह रहकर सामने आ रहा है आपका। ये इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो खतरनाक तो होता है, किसी एक को नफा दे रहा होता है और किसी एक को नुकसान दे रहा होता है। मतलब किसी देश को जला देना इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी काबिलियत होती है। और पता चलाने में भी नाकाम रहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर कुछ करने जा रहा है। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो फिर आपको तो अपने इदारों को ठीक करना चाहिए। और अगर राह की सिचुएशन है तो फिर मुझे लगता है कि आपकी पाकिस्तान को है और इसके कई सबूत सामने आए हैं कि किस तरीके से ISI वहाँ बहुत पहले से अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो कामयाब हो गई है। कामरान साहब, अगर ISI को जरूरत होती तो वो पहले मेरा ख्याल है कि दुश्मन मुल्क को करती। अब बांग्लादेश से हमें क्या लड़ाई है और बेचारों से क्या नुकसान है, लेकिन ये बहरहाल उनके अवाम का एक रद्द-ए-अमल है। जब आप किसी स्प्रिंग की तरह लोगों को दीवारों के साथ लगाएंगे, जब आप निहत्ते एहतजाज करने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का हुक्म देंगे, तो फिर ऐसे ही हालात जो है वो बलूच लोगों के लिए तो नहीं कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे निहत्ते लोगों पर जो पाकिस्तानी सेना गोली चलाती है वो सब बात तो नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश से मुझे लगता है कि आप बांग्लादेश की जगह बलूच लोगों का जिक्र कर रहे हैं ना, जो हजारिया राय को दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सबक सीखने की जरूरत है। हाँ, वो सबक आपको वैसे अश्विंदर सिंह बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, जवाब देना चाहेंगे? कामरान साकी की चेहरे की खुशी कुछ और कह रही है, वो कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह पा नहीं रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं। मुझे तो खुशी है कि आप बांग्लादेश में ये जो हालात बने हैं, जिस तरह से गुंडागर्दी और अराजकता का दौर एक देश में इस वक्त हमें नजर आ रहा है, उससे खुशी तो काफी नजर आ रही है। वो खुश हैं हालात को देखकर। देखिए, कामरान साहब से मैं एक दो क्वेश्चन आपके लाइन में ही पूछना चाहूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 22% से ऊपर थी 1954 में। 1971 लिबरेशन वॉर के बाद उनकी पॉपुलेशन थी 13.5 से 14%। आज 8% से नीचे है। और भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन है, उसमें कहीं पे भी इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं हुआ जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है। इसको आप कैसे आंसर करते हैं? और दूसरी बात, अंदर जो आप पूरा क्वेश्चन पूछ लीजिए सर, मुझे पूरा बता देंगे कि वो 47 में कितना था और अब कितना है आप, क्योंकि मुझे डाटा जर्नलिस्ट लग रहे हैं। कामरान साहब, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बात सुनिए। और ये जो है, मैं सेंसस की फिगर्स दे रहा हूं जो बांग्लादेश की ऑफिशियल सेंसस है। दूसरा चीज आता है मेरा बहुत ही अहम, मैं 3 साल रहा हूं बांग्लादेश के अंदर, इंडियन एम्बेसी में भी रहा हूं, एक चप्पा गया हूं बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है बहुत ही लिबरल है, इंटेलेक्चुअल है, फ्रेंडली है, पर उसमें एक छोटा सा एलिमेंट है जामियत इस्लामी का, जो कि काफी कट्टरवादी है और जिसको डायरेक्टली ISI सबसे ज्यादा प्रिय है। कामरान साकी साहब को वही जमात इस्लामी सबसे ज्यादा प्रिय है। उनके लोग जमात इस्लामी पे तो वहाँ पे आपके दोस्तों ने लगा रखी थी, वो तो अब बेचारे रिहा हो रहे हैं सदारती हुक्मनामे के तहत। उनका बेचारों का इसमें क्या, कहां से कसूर आ गया? और यकीन रखिए कि पाकिस्तान जमात इस्लामी, इवन के जो इंडिया के अंदर जमात इस्लामी है और बांग्लादेश, इनका कोई आपस में रब्त नहीं है, सिवाय किसी लेवल पे किसी वक्त जो है वो 1947 के करीब कहीं होता हो तो पता नहीं, लेकिन अब उस तरह से रब्त नहीं है और इनके इंतजामात अलग हैं। कहीं ये ना सोच लीजिएगा गूगल पे सर्च करके कि जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी है और कामरान साहब कहां पहुंच गए? ऐसे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे चैनल्स आपके यहाँ होते होंगे जहां पर कोई रिसर्च नहीं होती और जो कुछ भी समझ में आया, मैं तो कोई भी नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई, वो फैला दिया आबादी का तनासब क्या है? 1947 में कितना था मुसलमानों का और अब कितना? आप लाइव बैठे हैं आपके पास, लेकिन अभी जिस बात का जिक्र हुआ ISI के रोल का, उसको लेकर कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं, क्योंकि आप जानकारियों से वाकिफ नहीं है, ऐसा लग रहा है आपसे बात करके। TV9 भारतवर्ष के पास बांग्लादेश में तख्ता पलट की ISI वाली साजिश की एक एक्सक्लूसिव डिटेल मौजूद है, जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कैसे, कब क्या क्या हुआ, ISI का इन्वॉल्वमेंट कितना था और कैसे था इस तख्ता पलट के पीछे, आइए जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट वाली पाकिस्तान प्रायोजित साजिश के दरअसल 3 किरदार हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP, और खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान, जो BNP का कार्यकारी अध्यक्ष भी है।
बता दें आपको, इस साजिश का प्लॉट लंदन और सऊदी अरब में हुई 2 मीटिंग्स में तैयार किया गया। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक साल 2018 में खालिदा जिया के जेल भेजे जाने के बाद बीएनपी और आईएसआई के बीच एक डील हुई। डील के तहत तारिक रहमान की आईएसआई के साथ पहली मीटिंग जुलाई 2018 में लंदन में हुई, जहां तख्ता पलट की पूरी योजना तैयार की गई। जी हां, और इसके बाद दूसरी मुलाकात सऊदी अरब में हुई, जहां तख्ता पलट वाली योजना को और आगे बढ़ाया गया। तो जो कुछ कहा जा रहा है कामरान साहब, वो ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ चुका है आईएसआई का कि बांग्लादेश को डिस्टेबल करने के लिए क्या क्या किया गया। अब बताइए। हसीना के साथ उस बेचारी का जो है वो इतना नुकसान ना होता और वो इक़्तिदार से ना जाती। अगर राह इतनी मजबूत है और आपके पास इतना ही डाटा है तो ये आप कबल अज़ वक्त अगर शेयर कर देते तो कई लोगों का भला हो जाता और आपके दोस्तों का इक़्तिदार जो है वो अब तक बाकी होता और आईएसआई को बकौल आपके अगर अब जो है वो जीत हुई है तो शिकस्त हो जाती और आपके ख्वाब पूरे हो जाते। इससे यकीनन तमाम मैं बार बार कह रहा हूं मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, कहीं पाकिस्तान ये ख्वाब तो नहीं देखने लगा है कि 1971 में जो दर्द भारत ने पाकिस्तान को दिया है उससे बाज आने की बदला चुका लेंगे इसी बहाने बांग्लादेश को इस तरह से डिस्टेबल करके। देखिए, ये तो पाकिस्तान का ख्वाब ही है। 1971 से लेकर आज तक हर बीतते पल के साथ उनके मन में यही रहा कि कैसे 1971 का बदला लिया जाए। वो भारत को भी इसीलिए डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और बांग्लादेश में तो लगातार उनकी मुहिम चलती ही रहती है। जब जब इस मामले में बेगम खालिदा जिया सरकार में होती है तो उस वक्त आईएसआई और पाकिस्तानी तत्व एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, ये नहीं कहते हैं कि जमात बेचारे जेल में थे, लेकिन जमात अभी सड़कों पर उपद्रव मचा रहे, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है। कामरान साहब को नहीं दिखता होगा, लेकिन खैर कामरान साहब को तो बांग्लादेश की छोड़िए भाई, जब रहनुमाओं को आपने बंद कर दिया कई सालों से, देख लीजिए बलूचिस्तान में आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है। बात सुनिए ना पूरी कामरान साहब, पहले बात सुनिए तो। बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में ये भी क्या हो रहा है, किस तरीके से आपके यहाँ इमरान खान साहब कहाँ है वो आप देख ही रहे हैं। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोटना आपका फैशन है, वही चीज आपने वहां एक्सपेरिमेंट किया। चलिए, एक बार आपको सफलता मिल गई कुछ दिनों के लिए सही। ठीक है, पाकिस्तान के क्या हालात है जेके त्रिपाठी सर, किसी से नहीं छुपा। कोई प्रधानमंत्री आज तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है और इसी तरीके से दुनिया भर में अनरेस्ट की स्थिति बने रहे, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का आईएसआई का रोल निकल ही आता। जी बिल्कुल। देखिए, मैं कामरान साहब से सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं और कामरान साहब आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप बीच में टोक के ये न दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि डिबेट का कायदा बेसिक आपको नहीं आता है। तो प्लीज़ सुनिए, बस 2 चीज़ें। एक तो ये देखिए, मैंने कहा ना कि आप बीच में टोक करके मत दिखाइए, ये मत जाहिर कीजिए। प्लीज़ ये जाहिर कीजिए कि आपको डिबेट का कायदा आता है। पहली चीज़ देखिए कामरान साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके यहाँ भी ये कहावत होगी, आपने सुनी होगी कि सूप बोले तो सूप बोले, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद, वो चीज़। दूसरी चीज़ मैं बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ। दूसरी चीज़, आईएसआई आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई भी इदारा होता है उसमें खामी भी होती है। एक खामी आप आईएसआई की आज मुझे बता दीजिए, आपको चैलेंज करता हूँ। नहीं बताएंगे क्योंकि कल को आप जेल के अंदर होंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बड़ी बात आपने कही। और देखिए, इस बीच बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश के तख्ता पलट पर एक बयान सामने आया है। मनोज झा की तरफ से कहा गया है लोकतंत्र की आकांक्षा को संबोधित नहीं किया, उन्होंने लोकतंत्र कुचला। ये संजय राउत की तरफ से भी कहा गया। मतलब अलग अलग पॉलिटिकल बयान अब इस पर आ रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं को जेल में डाला, ये संजय राउत की ओर से कहा गया। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। जो तानाशाही शाह होते हैं, जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं। जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं। जो हमारे देश में चल रहा है,
तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। तो इन सियासी बयानों के पीछे मंशा क्या है सचदेव साहब, ये बहुत हद तक आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन यहां पर जो बात कही गई है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में लोकतंत्र को कुचला, वो कैसे उन परिस्थितियों को भारत से मिलाते हुए नजर आ रहे हैं उसको एक परे रख देते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की गई है शेख हसीना की सरकार में, जिसका ये विद्रोह, बगावत, तख्ता पलट नतीजा था? इन आरोपों में पूरी सच्चाई तो नहीं है, पर आंशिक सच्चाई मानी जा सकती है। बीएनपी को जिस तरह से बाहर किया गया राजनीतिक अखाड़े से, और बाकी जो रेडिकल ग्रुप्स थे उनको किस तरह से किनारे किया गया, वो एक अगर सैद्धांतिक तरीके से किया जाता, वो राजनीतिक वाद विवाद से किया जाता, डिबेट से किया जाता तो बेहतर होता। ठीक है, मतलब राजनीतिक बयानबाजी जिस तरीके से बैल साहब इस पर हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस बीच बांग्लादेश का भविष्य क्या देखते हैं आप? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। जी, मैं बहल साहब देखिए, बांग्लादेश के अंदर आर्मी अब इंटरिम गवर्नमेंट को तो देगी ही देगी। अगर मोहम्मद यूनुस को दिया जाता है तो एक रिस्पेक्टेड फिगर है, 2006 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था और माइक्रो फाइनेंसिंग में बहुत नाम कमाया उन्होंने। लेकिन उसके अंदर, उस गवर्नमेंट के अंदर कौन से लोग आते हैं? क्या वो बीएनपी के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे? क्या वो जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे? किस तरीके से वो हिंदुओं के ऊपर अटैक्स को बंद करेंगे? इसमें आर्मी का रोल फिर से वापस आ जाएगा। आर्मी को फ्लैग मार्चेस करनी चाहिए वहां पे, आर्मी को चाहिए कर्फ्यू को स्ट्रिक्टली इंपोज करना चाहिए, और आर्मी को चाहिए कि जो 44 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे अपनी प्रेजेंस को मार्क करे। बिल्कुल सही बात है। अंतरिम सरकार का गठन होगा, अंतरिम सरकार क्या करेगी नहीं करेगी उसको हम बाद में एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी तो सब कुछ सेना के हाथ में। सेना बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर काबू क्यों नहीं पा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।